फ्रेंड, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले रसशास्त्र के एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपन जो भी एमसीक्यू पढ़ने वाले विथ एक्सप्लेन पढ़ने वाले अपन समझते हुए चलेंगे। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रसशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो रसशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? शिव होगा। लेकिन ये पे क्वेश्चन आ जाए कि आयुर्वेद संहिता के प्रथम उपदेष्टा कौन है? तो आपको याद रखनी है कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ओके, लेकिन संहिताओं कौन सी अगर बात करें जिसमें से चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक संहिता का उपदेष्टा कौन है? तो आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु। ओके, लेकिन यहीं पे सुश्रुत संहिता का पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा कौन है? तो भगवान धन्वंतरी। ओके, आइए आपको कुछ समझ में आ गया। रसशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा कौन है? तो शिव है। आयुर्वेद संहिता के प्रथम उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा जी है। लेकिन संहिताओं के अनुसार जिसमें से चरक संहिता की अगर बात करें कि चरक संहिता का उपदेष्टा कौन है? तात्रेय पुनर्वसु है। लेकिन और सुश्रुत संहिता के कौन है उपदेष्टा? भगवान धन्वंतरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस शास्त्र के प्रमुख द्रव्य है। ऑप्शन ए माणिक्य, ऑप्शन बी मुक्ता, ऑप्शन सी पारद, ऑप्शन डी गंधक। यानी रस शास्त्र में जितने भी द्रव्य उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख द्रव्य है कौन है? तो पारद है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ओके, लेकिन ये जो होता है ये क्या है? शिव के शुक्र। शिव के शुक्र यानी शुक्र मतलब वीर्य। और वीर्य को क्या बोलते हैं? रस भी कहा जाता है। ओके, यानी शिव के शुक्र जो पारद होता है क्या है? शिव के शुक्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हम रस भी कहते हैं। तो आपको याद रखनी पारद को क्या बोलते हैं? रस भी कहते हैं। और शिव के शुक्र भी कहा जाता है। ये पे एक और क्वेश्चन आता है, आपको याद रखनी अभ्रक। अभ्रक को क्या माना गया है? तो आपको याद रखनी अभ्रक को पार्वती माना गया है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि अभ्रक को क्या माना गया है? पार्वती। और शिव के शुक्र किसको माना गया है? पारद को माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंख भस्म निर्माण के लिए कौन से पुट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए महापुट, ऑप्शन बी गजपुट, ऑप्शन सी कपोत पुट, ऑप्शन डी कुकुट पुट। तो शंख भस्म निर्माण के लिए किस पुट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। यानी गज पुट के द्वारा हम क्या करते हैं? शंख भस्म के निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपको बराहा पुट यानी गजपुट और बराहपुट दोनों के द्वारा क्या करते हैं हम? इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं? शंख भस्म के निर्माण में, मगर इन दोनों पुट के द्वारा हम क्या करते हैं? शंख भस्म का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, याद रखनी है आपको। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि गजपुट में वन्य उपलो, तो आप समझते होंगे वन्य वन्य उपलो उपल। ओके, वन्य उपलो का मतलब होता है गोबर। जो गांव में जो गाय गोबर होता है उसको जैसे गोल गोल बनाकर चपटा कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वन्य उपलो बोलते हैं। लेकिन देखिए पुट के द्वारा हम क्या करते हैं? भस्म का निर्माण करते हैं। कोई भी पुट कितना हमको मगर पुट देनी है कितना नहीं देनी वो बताया गया। तो गजपुट की अगर हम संख्या की अगर बात करें, गजपुट के वन्य उपलों की संख्या अगर बात करें तो 1000 होता है। वही बराहपुट की अगर बात करें, बराहपुट से अगर शंख भस्म निर्माण करनी है तो हम कितना उपलों का प्रयोग करेंगे? 500। ये आपको याद रखनी है। बराहपुट में वन्य उपलों की संख्या कितनी होती है? 500 होती है। और गजपुट में वन्य उपल की संख्या कितनी होती है? तो 1000 होती है। वन्य उपलो किसको बोलते हैं? जो गाय के गोबर को जो अपन मगर इसको गोल गोल बना के सुखा देते उसे क्या बोलते हैं? वन्य उपलो कहा जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंगलोदक पारद किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए डोला यंत्र, ऑप्शन बी डमरू यंत्र, ऑप्शन सी पताल यंत्र, ऑप्शन डी स्थलीय यंत्र। तो हिंगलोदक पारद किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी डमरू यंत्र के द्वारा हिंगलोदक पारद को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा हिंगलोदक पारद को प्राप्त करने के लिए अन्य यंत्र से भी प्राप्त करते हैं, जिसमें से आपको याद रखनी है कौन कौन सा?
विद्याधार यंत्र, विद्याधार यंत्र और पतना यंत्र, पतना पतना यंत्र। इन तीनों यंत्र के द्वारा, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इन तीनों यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, हिंगल उदक पारद का मगर प्राप्त करते हैं। इन तीनों यंत्र के द्वारा, इन तीनों यंत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, हिंगल उदक पारद को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो पतना यंत्र, ये 3 प्रकार के होता है। ओके, कौन कौन सा होता है आपको याद होंगे, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातना या पातन, अधपातन, अधपातन और तिर्यक पातन। ओके, तिर्यक पातन। तो इसमें से भी पूछा जाए कि पातन यंत्र में किस पातन यंत्र के द्वारा हम जैसे कि हिंगल उदक प्राप्त किया जाता है, तो ऊर्ध्व पातन के द्वारा हम क्या करते हैं, हिंगल उदक पारद का प्रयोग अगर सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये तीनों यंत्र के दौरान डमरू यंत्र, विद्याधार यंत्र और पातन यंत्र। पातन यंत्र में कौन सा, ऊर्ध्व पातन की तीनों यंत्र के द्वारा हम हिंगल उदक पारद, मगर इन तीनों यंत्र की सहायता से हिंगल उदक पारद को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मित्र पंचक युक्त द्रव्य है। ऑप्शन ए टंकर, ऑप्शन बी घृत, ऑप्शन सी गुंजा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसे मित्र पंचक मतलब, इसमें आपको इस चीज समझ में आ रहा है, मित्र पंचक मतलब 5। इसमें कितने 5 द्रव्य आना चाहिए आपको याद होना चाहिए कि मित्र पंचक कौन कौन सा होता है। चलिए फिर इसका आंसर की बात कर ले, तो इसका आंसर तो उपरोक्त में सभी होगा, यानी टंकर, घृत और गुंजा तीनों आता है। दो कौन सा द्रव्य आता है, तो यह भी आपको याद रखने, दो कौन सा द्रव्य आता है, मधु और गुगलू, गुगलू। ओके, ये 5 द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक बोलते हैं। तो आइए आपको कुछ समझ में आ गया, मित्र पंचक कौन कौन सा होता है, टंकर होता है, घृत होता है, गुंजा होता है, मधु होता है और गुगलू होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक कहते हैं। 5 का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, आपको भी याद रखनी है कि क्वेश्चन है द्रावक गण होता क्या है। ओके, द्रावक गण। ओके, द्रावक गण में कितने द्रव्य आते हैं, तो याद रखनी है 6 द्रव्य आते हैं। अब इसको भी याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी ये। जैसे मित्र पंचक प्लस क्या ऐड कर देनी है, गुड़। ये क्या हो गया, 6 द्रव्य। मित्र पंचक मतलब 5 द्रव्य प्लस एक गुड़ हो गया, ये कितने हो गए, 6 द्रव्य। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, हम द्रावक गण बोलते थे। आपको देखिए दोनों क्वेश्चन बन गए। मित्र पंचक कौन कौन सा होता है, टंकर, घृत, गुंजा, मधु और गुगली क्या है, मित्र पंचक है। और इसमें गुड़ सिर्फ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रावक गण हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको याद हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौनचिका किसका पर्याय है। ऑप्शन ए तप्त खल्ब, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन सी अंगार कुष्टिका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौनचिका किसका पर्याय है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको बी, यानी मूसा का क्या है, पर्याय है। मूसा का और भी पर्याय है, अब मैं नाम लिख दिया, आपको याद नहीं, कुमुदी। क्या होता है पर्याय, इसका और पर्याय है मूसा का कुमदी। उसके बाद वहनी मित्रा, उसके बाद कर हटिका। ये क्या है, आपको मूसा के पर्याय है। ये क्या है, मूसा के पर्याय। कौन सी का, कुमुदी, वहनी, मित्रा और कर हटिका, ये क्या है, मूसा का पर्याय है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि कितने मूसा का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखनी है RRS, यानी रस, रत्न,
रस रत्न समुच्चय ने 17 मूसाओं का वर्णन किया गया था। कब से क्वेश्चन आ जाए कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार कितने मूसा का वर्णन किया गया है, कितने मूसा का वर्णन किया गया है, तो 17 मूसा का क्या किया गया, वर्णन किया गया आरस रत्न समुच्चय के अनुसार। तो आपको ये भी याद रखनी है, मूसा का पर्याय भी मैं लिख दिया, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मूसा का कौन कौन सा पर्याय होता है। ओके, और मूसा का कितना वर्णन किया गया रस रत्न समुच्चय के अनुसार, 17 मूसा का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कुट में कितने वन्य उपलोक, देखिए आ गया क्वेश्चन, वन्य उपलोक का प्रयोग किया गया है जिसे कंडा क्या बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। तो जल्दी से बताइए कि कुक्कुट में कितने वन्य उपलोक का प्रयोग किया जाता है। वन्य उपलोक मतलब कंडा यानी गोबर, गोबर के जो अपन सुखाते हैं गोल गोल बना के, उसे क्या बोलते हैं, वन्य उपलो बोलते हैं। तो कुक्कुट में कितना प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 100। 100 कुक्कुट में 100 वन्य उपलो का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, अब जस्ट पहले मैंने 500 और 1000 के बारे में बताया था कि 500 वन्य उपलो किसकी होती है और 1000 किसका होता है। जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 500 किसका होता है और 1000 किसका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नाग दोष निवारणार्थ किस द्रव्य के प्रयोग किया जाता है। यानी भारत के जो नाग दोष है, दोष कितने, भारत के दोष आपको याद होंगे, दोष कितने होते हैं, 12 होते हैं। भारत के कितने दोष बताए गए, 12 बताए गए हैं। उसमें से क्या है, नाग दोष, उसका टाइप है। तो उसके निवारण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्रक, ऑप्शन बी अंकोल, ऑप्शन सी ग्री धूम, ऑप्शन डी ग्री कन्या। तो जल्दी से बताइए भारत के नाग दोष को निवारणार्थ किस द्रव्य से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, यानी गृह धूम के द्वारा। इसके अलावा भी द्रव्य है जो कि नागदोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप नाम इसका भी याद रख सकते हैं, जिसमें से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टिका चूर्ण, सटीका, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा, हरिद्रा, उसके उन भस्म, उन भस्म आदि। इन द्रव्य के द्वारा हम क्या करते हैं, नाग दोष के निवारण के लिए भारत से जो नाग दोष को निवारण के लिए इन जैसे गृहधूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा और उन भस्म को हम क्या करते हैं, प्रयोग करके नाग दोष के निवारण के लिए मगर हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत को नाग दोष के निवारण के लिए कौन कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तो गृहधूम हो गया, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा और उन भस्म हो गया। ओके, हमें 12 दोष के निवारण के लिए, जो 12 दोष होते हैं भारत के, उसमें कौन कौन सा दोष के निवारण के लिए हम किस तरह का प्रयोग करते हैं, मैं इस पे शॉर्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्त किंचुक क्या है, दोष है। देखिए सप्त किंचुक दोष है, आपको वर्ण के अनुसार वर्णन किया। सप्त मतलब 7, सप्त मतलब कितने होते हैं, 7, यानी 7 किंचुक। मगर मगर जैसे होता है ना, जो सप्त किंचुक दोष का वर्णन किया गया है, सप्त मतलब 7 किंचुक दोष का वर्णन किया गया है, इसको वर्ण के अनुसार पर भी किया गया है और जैसे कि धातु के अनुसार भी किया गया है। ओके, तो यहाँ पे किसके अनुसार पूछ रहा है, दोष के अनुसार, कि सप्त किंचुक दोष कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए भूमिज, ऑप्शन बी पाटिनी, ऑप्शन सी वारिज, ऑप्शन डी गिरिज। तो जल्दी से बताइए सप्त किंचुक दोष कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बी होगा, पटनी। ओके, मगर जो सप्त किंचुक, मगर तो 7 जो दोष होते हैं उसमें से क्या है, एक पटनी दोष है। तो 6, अब मैं नाम नहीं लिख रहा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस पर पट्टी में पारद पारद और गंधक का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:4। तो जल्दी से बताइए पारद और गंधक का रस पर पट्टी में कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:1, दोनों को सामान्य भाग में लेते हैं। ओके, यानी रस पर पट्टी में पारद और गंधक का अनुपात कितना होता है, इस सामान्य भाग होता है। क्या होता है, सामान्य भाग में हम इसका प्रयोग करते हैं, सामान्य भाग में। ओके, यानी 1:1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृद भंड भंड पुट किसका पर्याय है? ऑप्शन ए महापुट, ऑप्शन बी गजपुट, ऑप्शन सी भंड पुट, ऑप्शन डी कुकुट पुट। तो मृद मृद भंड पुट किसका पर्याय है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी भंड पुट होता है। और इसके अलावा एक और पर्याय है, आप उसको याद रखेंगे, कुंभ पुट। इसको क्या बोलते हैं? कुंभ पुट। ओके, ये किसका पर्याय? ये दोनों जो है ये भंड पुट का पर्याय है, यानी मृद भंड पुट और कुंभ पुट क्या है? भंड पुट का पर्याय है। तो ये आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छगन पर्याय है ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी पोट, ऑप्शन सी उपल, ऑप्शन डी अंगार कुष्टिका। तो छगन किसका पर्याय है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ये किसका पर्याय है? ये इसका आंसर सी होगा, यानी उपलों का पर्याय क्या है? उपलों का पर्याय, यानी ये क्या है? उपलों का छगन क्या होता है? पर्याय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीडपुट किसका पर्याय है? ऑप्शन ए महापुट, ऑप्शन बी गजपुट, ऑप्शन सी कुकुटपुट, ऑप्शन डी ब्रहापुट। तो क्रीडपुट किसका पर्याय है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्रीडपुट किसका इसका क्रीडपुट किसका पर्याय है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको डी ब्रहापुट का क्या है? पर्याय है। इसके अलावा एक और पर्याय है, इंपॉर्टेंट पर्याय आपको याद रखनी है कि एक और पर्याय है कि वारानाख्य, वारानाख्य, वारानाख्य पुट। ओके, ये क्या है? वारानाख्य और क्रीडपुट, ये क्या है? ब्रहापुट के दोनों क्या है? पर्याय हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, वारानाख्य पुट किसका पर्याय है? ऑप्शन ई महापुट, ऑप्शन बी गजपुट, ऑप्शन सी ब्रहापुट, ऑप्शन डी कुकुटपुट। तो वारानाख्य पुट किसका पर्याय है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर क्या होगा? सी, अभी जस्ट मैंने बताया कि किसका पर्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस रत्न समुचना RRS में पुट की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 2। तो रस रत्न समुचना के अनुसार पुट की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखनी है, रस रत्न समुचना के अनुसार पुट की संख्या कितना होता है? 10 होता है। ओके, देखिए अब आपको समझना है कि पुट का प्रयोग क्यों करते हैं। पुट को आपको याद रखनी है, जितनी भी रस है, जैसे रस हो गया, महारस हो गया, महारस हो गया, आपको साधारण रस हो गया, साधारण रस हो गया, उसके बाद जैसे कि आपको धातु जितने भी है, मगर रस रस महारस साधारण रस उपरस धातु, इन सभी को हम क्या करते? पाक या भस्म के लिए हम क्या करते? अग्नि पर हम क्या करते? इनको पाक करते हैं। मगर कितनी अग्नि हमको प्रयोग करनी है इनको भस्म बनाने के लिए। ओके, जितने भी धातु रस है, साधारण धातुएं रस और धातुएं हैं, इनको कितना हमको इतना पुट देना चाहिए, यानी मगर कितना अग्नि की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे भस्म नष्ट ना हो, मगर जैसे कि भस्म क्या हो? खराब ना हो। पुट के द्वारा हम क्या करते हैं? भस्म के निर्माण करते हैं। ओके, मगर पुट के द्वारा हम क्या करते हैं? जितने भी रस और महारस से धातु है, इनसे क्या करते हैं? भस्म निर्माण करते हैं। तो कितनी मगर मात्रा में देना चाहिए इसके अगर मगर पुट के माध्यम से हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसीलिए मगर पुट आयोग के को समझ में आ गई। फिर से मैं समझा दे रहा कि रस महारस साधारण रस धातु आदि जितने भी द्रव्य हैं, इनको पाक या भस्म करने के लिए, इनको क्या करने? भस्म करने के लिए हम अग्नि के मान सूचित करने वाले माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पुट कहते हैं। ओके, आयुक्त को समझ में आ गई इनके माध्यम को कि कितनी सुनिश्चित मात्रा अपन डिसाइड करते हैं पुट के द्वारा कि कितना हमको पुट देना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? पुट कहते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति संरचना के अनुसार पुट की संख्या 10 बताई गई है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमल भस्म के लिए पुट देते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सोमल भस्म के लिए कितना पुट देते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
तो शंख भस्म के लिए कितना पुट देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो शंख भस्म के लिए पुट देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सी यानी 3 पुट अपन देते हैं। इसके अलावा भी आपको याद रखनी है कि एक तो शंख भस्म हो गया, शंख हो गया, सुक्ति, सुक्ति और करपद, कपर, कपर्द, इन दोनों में हम क्या करते हैं? कितना पुट देते हैं? ये दोनों में आपको 3 पुट देते हैं, यानी शंख, सुक्ति और कपर्द, इन तीनों में कितना पुट देना चाहिए? 3 पुट देना चाहिए। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप एक पॉइंट और याद रखनी है कि स्वर्ण और रजत, स्वर्ण और रजत, सॉरी स्वर्ण और ताम्र, ताम्र में स्वर्ण और ताम्र में 1 से लेकर 40 पुट देते हैं। ओके, लेकिन शंख, सुक्ति और कपर्द में कितना पुट देते हैं? 3 पुट देते हैं। और स्वर्ण और ताम्र में 1 से 40 पुट की संख्या में अपन देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से पुट देते हैं। ऑप्शन ए 1 से 50 फुट, ऑप्शन बी 1 से 100 फुट, ऑप्शन सी 100 से 1000 फुट, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सामान्य रूप से पुट देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बी होगा, 1 से लेकर 110। कहीं कहीं पे आपको 10 से 100 फुट लिखा है, तो ये दोनों आंसर सही है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हो अगर ऑप्शन आए तो। ओके, सामान्य रूप से पुट देते ही सामान्य रूप से इसी को सेम क्वेश्चन आएगा, तो 1 से 100 फुट भी दिया होगा या 110 फुट नहीं दिया, उसके जगह पे 10 से 100 फुट दिया होगा, तो 10 से 100 फुट भी अभी सामान्य पुट देते हैं। तो दोनों में से कोई आपको ऑप्शन दिख सकता है आपको क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अभ्रक के रसायनार्थ पुट देते हैं, मगर रसायन क्या होता है? एक श्रेष्ठ होता है, रोग नाशक होता है, व्यवस्था को बढ़ाने वाला होता है। तो अभ्रक को हम रसायनार्थ पुट देते हैं, उसको रसायनार्थ मगर रासायनिक रूप में बनाने के लिए अभ्रक को कितने फुट देना चाहिए? ऑप्शन ए 1 से 50 फुट, ऑप्शन बी 1 से 100 फुट, ऑप्शन सी 1000 से 100 से 1000 फुट, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि अभ्रक में रसायनार्थ फुट देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सी यानी 100 से 1000 फुट देते हैं अभ्रक को रसायन के रूप में बनाने के लिए। ओके, कितना फुट देते हैं? 100 से 1000 फुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक से हमको अगर वाजीकरणार्थ फुट देना है, अगर अभ्रक को वाजीकरण के रूप में अगर हमको प्रयोग करना है, अभ्रक को किस रूप में प्रयोग करना है? वाजीकरण के रूप में मगर करने के लिए हम उसको बनाना है कि वाजीकरण में अभ्रक का प्रयोग जब किया जाए तो उसमें कितना फुट देना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए 10 से 500 फुट, ऑप्शन बी 100 से 1000 फुट, ऑप्शन सी 1 से 100 फुट, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो अभ्रक को करणार्थ फुट देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको 10 से 500 फुट देते हैं जब हमको अभ्रक को वाजीकरण के रूप में बनाना हो, तो कि वाजीकरण जैसे वाजीकरण नार्थ रूप से कार्य करे हो, तब उस कंडीशन में हम कितने फुट के प्रयोग करते हैं? 10 से 500 फुट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरनाल, रनाल निम्नलिखित में से किसका भेद है? ऑप्शन ए तीक्ष्ण लो, ऑप्शन बी मुंड लो, ऑप्शन सी कांत लो, ऑप्शन डी हड़ताल। तो हरनाल निम्न में से किसका भेद है? जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ए तीक्ष्ण लो। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है लो के भेद कितने होते हैं। लो के 3 भेद होता है। कौन कौन सा? ये तीनों क्या है? लो के भेद हैं। तीक्ष्ण लो, मुंड लो और कांत लो क्या है? लो के 3 भेद हैं, जिसमें से जो हरनाल है ये क्या है? तीक्ष्ण लो के एक टाइप ही। अब इनका भी सब टाइप तीक्ष्ण लो के पूछा जाए कि तीक्ष्ण लो के कितने भेद होते हैं, तो 6 बताया गया है। मुंड लो के पूछा जाए, मुंड लो के पूछा जाए कि मुंड लो के कितने भेद होते हैं, तो 3 होता है। और कांत लो के कितने भेद होते हैं, तो याद रखनी है 5 भेद।
जो तीक्ष्ण लोह के एक हरनाल क्या है, एक इनका टाइप है। तो क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ से कि लोह के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होता है। ओके, कौन कौन सा, तो तीक्ष्ण लोह, मुंड लोह और कांत लोह होता है। ओके, और इनका भी सब भेद बताया गया। तो तीक्ष्ण लोह के 6 भेद होते हैं, मुंड लोह के 3 भेद होते हैं और कांत लोह के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।